अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। ओके, तो व्यूअर्स हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की स्टडी की है 5th ब्रांच तक। आज हम 6th ब्रांच की तरफ आ जाते हैं। 6th ब्रांच की तरफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। 6th ब्रांच की तरफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाता हूं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the study of radioactivity nuclear processes and properties is called nuclear chemistry। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन हमने लिख दिया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the study of radioactivity। यहाँ पर लफ्ज़ आ गया रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इसमें हम क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। यानी कि न्यूक्लियर जो है ज़ाहिर है न्यूक्लियस यानी एटम की न्यूक्लियस। तो हम मज़ीद आ जाते हैं कि ये क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है। मज़ीद हम आ जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस से निकला है तो इसका दारमदार सब एटम पर होता है, यानी एटम की जो न्यूक्लियस पर होता है। तो यानी न्यूक्लियस, सबसे पहले हम एक यहाँ पर एग्जांपल देते हैं। न्यूक्लियस यानी क्या करते हैं, न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। किस चीज़ की? न्यूक्लियस को, एटम की। अच्छा, इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे चेंजेस, यानी न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस क्या आ जाते हैं, चेंजेस। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसके बाद रेडिएशंस हम हर एक को स्टडी करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पर न्यूक्लियस मैंने लिया है, फ़र्ज़ करें एक एटम का न्यूक्लियस मैंने लिया है, एक फ़र्ज़ी न्यूक्लियस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एटम को मैं शो नहीं करता हूँ कि कौन सा एटम है, फ़र्ज़ी न्यूक्लियस मैं यहाँ पे, यानी फ़र्ज़ करें एक न्यूक्लियस है एटम का, ये एक न्यूक्लियस है। अच्छा, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन में हमेशा क्या चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे क्या, न्यूट्रल है, इसमें ज़ीरो चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं। और ये यहाँ पे क्या है, जो सब शेल होती है, शेल होते हैं, इसमें क्या है, जो है इलेक्ट्रॉन, यानी मनफी चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, हमारा दारमदार इससे, यानी इस न्यूक्लियस से हमारा दारमदार है, किस में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेशनशिप क्या है, यानी इसके दरमियान अगर कोई कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनसे जो क्या होता है, रेडिएशन पास होता है, यानी वो क्या करते हैं, इमिशन करते हैं, रेडिएशन की इमिशन करते हैं। और इससे क्या होता है, रेडिएशन पैदा होता है, रेज पैदा हो जाती हैं। और कुछ क्या करते हैं, अपनी तरफ रेडिएशन खींचता है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे पेरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स में से। अच्छा, तो इनका हम पढ़ते हैं इसको, रेडिएशन को और प्रॉपर्टीज़ को, यानी जो रेडिएशन पास होते हैं और रेडिएशन को अपनी तरफ खींचता है, यानी रेडिएशन इससे पास हुआ, इसका जो है फ़ायदा क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, तो हमेशा जो है रेडिएशन होते हैं वो एक रेज की शक्ल में निकल जाते हैं। कौन कौन से रेज,
अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा फर्स्ट क्या है, अल्फा रेज, अल्फा रेज, और दूसरा क्या है, दूसरा है बीटा रेज, बीटा रेज। इसके बाद क्या है नंबर 3 गैमा रेज, गैमा रेज, और चौथा पोजिट्रॉन्स। अच्छा ये जो रेजेस निकल जाते हैं इनसे रेडिएशन हमेशा रेज की शक्ल में दिखा जाता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज और पॉजिट्रॉन। यानी इसको हम स्टडी करते हैं किस में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और इन रेजेस से कौन कौन से फायदे आ जाते हैं, कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेजेस निकलने से कौन कौन से नुकसान आ जाते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे किस में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसमें फिशन और फ्यूशन रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, फिशन रिएक्शन, और इसके बाद क्या है फ्यूशन रिएक्शन, यानी फिशन रिएक्शन और फ्यूशन रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। अच्छा मैं फिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट करेंगे फिशन रिएक्शन क्या होता है। फिशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियाई चेंज हो जाता है, किसमें, दो में डिवाइड हो जाता है, दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ये दो न्यूक्लियाई, यानी पहले क्या था, एक न्यूक्लियाई था, अभी क्या दो न्यूक्लियाई बन गए, यानी एक से दो न्यूक्लियाई का बनना। इसको हम स्टडी करेंगे किसमें, फिशन रिएक्शन में। इस फिशन रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये दो रिएक्शन, एक फिशन और फ्यूशन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियाई चेंज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो में। और जो फ्यूशन रिएक्शन होता है, फ्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जो फ्यूशन रिएक्शन है, फ्यूशन रिएक्शन में क्या हो जाता है कि फ्यूशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, दो न्यूक्लियाई चेंज हो जाते हैं किसमें, एक बड़े एवियर जो न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं, एक एवियर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, अभी ये एवियर है, ये एवियर है, और ये क्या है, ये लाइटर है। ये अभी लाइटर बन गए, क्योंकि लाइटर इसलिए बन गई कि जो एवियर से ये लाइटर की तरफ आ गए, यानी दो गए तो इनका जो वेट भी कम हो गया। अभी ये क्या है, ये एवी बन गया, ये एवियर है। इनको भी हम स्टडी करते हैं किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं फिशन और फ्यूशन रिएक्शन को। अच्छा इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इसकी है जो है, जैसे कि सूरज में अक्सर जो रोज़ाना फिशन और फ्यूशन रिएक्शन होते हैं, जिससे जो है हमें सूरज इस तरह रोशन दिखाई देता है। अच्छा इसके बाद हम इसकी स्कोप की तरफ आ जाते हैं कि स्कोप क्या है इसकी। स्कोप की तरफ हम आ जाते हैं कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के स्कोप क्या हैं। अच्छा सबसे पहले इसमें जो है रेडियोथेरापी, यानी रेडियोथेरापी क्या होती है। रेडियोथेरापी एक रेज होता है, जो कि इन रेजों में से एक रेज है, जैसे कि अल्फा बीटा गैमा, इन रेजों में से इससे हम क्या करते हैं, जो कैंसर की ट्रीटमेंट हम करते हैं, जैसे स्किन कैंसर, बहुत से दूसरे कैंसर होते हैं, इनके हम ट्रीटमेंट करते हैं किसमें, जो रेडियोथेरापी के जरिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा इसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी इस रेस के जरिए हम क्या करते हैं, फूड को हम सेव कर सकते हैं। यानी इसके जो रेस से हम इसको पास करते हैं तो ये सालों तक ख़राब नहीं हो जाता। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड किसके जरिए, इन रेज़ों के जरिए। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इन रेज़ों के जरिए हम फूड की सेविंग कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद आ जाता है, हम क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिक पावर थ्रो न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी ये बहुत बड़ा प्रोसेस है कि जनरेट इलेक्ट्रिक पावर थ्रो न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बिजली हम भी इससे पैदा कर सकते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो वाटर को हम जो है वाटर की स्टीम से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए हम क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं और इससे क्या बिजली पैदा हो जाता है। ये भी क्या आता है, यानी जो है इसमें की जो है स्कोप में आता है। अच्छा तो यहाँ तक जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया। अच्छा तो हम आ जाते हैं 7 ब्रांच की तरफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 7 ब्रांच की तरफ हम आ जाते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है, तो इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री is the branch of chemistry, is the branch of chemistry that deals with the study about components of the environments, components of the environment and the effect of human activities on the environment is called environmental chemistry. Environmental chemistry। अच्छा, तो डेफिनेशन हमने इसका लिख दिया। अच्छा, तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर एक लफ्ज कंपोनेंट्स आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी किसकी, एनवायरमेंट की कंपोनेंट्स की बात हो रही है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी जो इफेक्ट्स है, यानी ह्यूमन की जो कारकर्दगी वजह से जो असरात पड़ जाते हैं एनवायरमेंट पर, इसके बारे में हम स्टडी भी करते हैं। किस में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। फर्ज करेंगे जो कंपोनेंट्स है, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो हम इसकी कंपोनेंट्स की तरफ आ जाते हैं। कि सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। दूसरे में हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद है लिथोस्फीयर है। ये क्या है, कंपोनेंट्स है। इसके बाद बायोस्फीयर है। ये क्या है, कंपोनेंट्स है। इन्हीं कंपोनेंट्स की बात हो रही है, यानी इन्हीं कंपोनेंट्स पर। जैसे कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर आता है। जो हाइड्रोस्फीयर में क्या है, वाटर आता है। इसके बाद जो है लिथोस्फीयर में क्या है, जो हमारे रॉक हैं, अर्थ के जो रॉक है, इसमें सारे जो पहाड़ वगैरह ये चीज़ें आते हैं। अर्थ यानी रॉक, ये सारी चीज़ें अच्छा आता है। और जो है इसमें जो है हमारा सोहेल है, यानी मिट्टी, ये वगैरह इस चीज़ों पे जो आता है, लिथोस्फीयर में आता है। इसके बाद बायोस्फीयर में क्या आता है, ये क्या है, एक जो है गैसियस एक स्टेज आता है। क्या, गैसियस ये क्या होता है, गैसियस स्टेज होता है। यानी जो हमारे सराउंडिंग द अर्थ, यानी जो ज़मीन के इर्द गिर्द एक गैसियस स्टेज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी अभी जब हम क्या करते हैं, तो इसी में यानी हम क्या करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं, इन चीज़ों को। और जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है, जो डेली एक्टिविटी होती है, इनके इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि हम डेली एक्टिविटीज़, जैसे कि हम गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों से धुआं जो है खारिज होता है, तो ये क्या, एक जहरीले गैस की शक्ल में आ जाते हैं और क्या करते हैं, डैमेज करते हैं बायोस्फीयर को। यानी जो गैसेज एक जो माहौलियाती एक गैसियस स्टेज होता है, उनको क्या करते हैं, डैमेज करता है। जैसे कि ओजोन लेयर इसमें पाया जाता है। बायोस्फीयर में क्या है, ओजोन लेयर है, एक जो हमारे ज़मीन के अंदर एक लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन, O3 ये लेयर होता है। ये क्या करता है, सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, उनको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता।
तो ये क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि एक फैक्ट्री होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो धुआं होता है या गैसेज होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं, जो है हवा के अंदर हमारे जो गैस यानी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या जहरीले गैसेज छोड़ते हैं। गैसेज छोड़ने के बाद ये गैसेज क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं और इसके नतीजे में अल्ट्रा वायलेट रेजेस ज़मीन पर पड़ जाते हैं। इसके भी बहुत से नुकसान है, जैसे कि इसके बाद जो बारिश होता है, बहुत तेज़ाबी बारिश भी हो जाती है, तो ज़मीन भी, माहौल भी बहुत बुरे असरात में जो है मुरतब होगा। जैसे कि एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर में जैसे समंदर के अंदर आप जहरीले पानी छोड़ते हैं, इससे भी क्या होता है, एक तो पानी खराब हो जाता है, इसके बाद जो इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, इनको भी नुकसान होता है। इसके बाद दोबारा हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मछली वगैरह होते हैं, इसको आप यूज़ करते हैं, आप इंसान भी दोबारा इसमें बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं और उसके कंट्रोल होता है, और कंट्रोलेशन को भी हम इसमें पढ़ते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं। यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम जो है माहौल के कंट्रोलेशन पे भी बात करते हैं कि कैसे हम कंट्रोल करते हैं माहौल को, यानी इन आलूदगी से, इन चीज़ों से कैसे हम अपने माहौल को जो है हिफाजत, माहौल की हिफाजत करते हैं। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है कि ये जो है ये दूसरे ब्रांचेस से क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, जियोलॉजी है, जैसे कि सोयल है, वाटर है, इन चीज़ों से क्या है, इन चीज़ों से रिलेटेड है, इन्हीं जो है ब्रांचेस से ये रिलेटेड है ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी जैसे कि बायोलॉजी में जो है इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में जैसे कि, और जो है जियोलॉजी में ज़मीन के बारे में, ये इन चीज़ों से क्या रिलेटेड है, और जो है सॉइल यानी मिट्टी, वाटर, इन चीज़ों के बारे में, यानी ये इससे रिलेटेड है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, तो हम आखिरी जो ब्रांच है इसकी तरफ हम आ जाते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ हम आ जाते हैं। लास्ट ब्रांच की तरफ आ जाते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि 8 ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आ जाते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the study of separation and analysis of a sample to identify its components. Its components is called analytical chemistry. अच्छा, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी, अभी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, स्टडी ऑफ द सेपरेशन, यानी यहाँ पर आ गया एक सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, यानी एक सैंपल की क्या सेपरेशन एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई, यानी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, यानी इसके कंपोनेंट्स को, इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, इससे पहले हम 2 चीज़ों को समझेंगे, एक जो है क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। इन 2 के ज़रिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सेपरेशन और एनालिसिस करते हैं। तो इसको पहले हम समझेंगे। नंबर 1 क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है,
इसका मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ छोटा सा समझने के लिए। प्रोवाइड्स दे identify of a substance यानी क्या, composition of chemical species यानी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस ये क्या करता है, प्रोवाइड दे आइडेंटिफाई ऑफ अ सब्सटेंस, सिर्फ हमें ये बताता है कि ये सब्सटेंस है। कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, ये क्या करता है, एक केमिकल स्पीशीज की क्या कंपोजिशन बताता है। ये मैं आगे आपको समझा दूंगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ हम आ जाते हैं। बाद में दोनों मैं समझाऊंगा कि किस तरह से इनका दोनों का मैं मुवाजना करके आपको समझा देता हूँ। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, डिटरमाइंस the amounts of each components present in the sample। ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। ये अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, प्रोवाइड द आइडेंटिफाई ऑफ अ सब्सटेंस कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। यानी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्ज करें इसमें ये बताता है, जैसे कि आप एक सिंपल लेते हैं कोई भी, जैसे आप वाटर का एक सिंपल लेते हैं तो ये आपको सिर्फ HO ये बताएगा कि यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कंपोजिशन तो बताएगा। यहाँ पर जैसे आप ग्लूकोज का लेते हैं CHO, यानी ये बताएगा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन ये आपको नहीं बताएगा कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, ये आपको नहीं बताएगा। ये सिर्फ कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, ये सिर्फ कंपोजिशन बताएगा। कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें क्या करता है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। यानी क्या करता है, हर एक कंपोनेंट्स को बताता है। यानी जैसे कि दोबारा मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर वाटर का आप सैंपल लेते हैं तो ये बिल्कुल बताएगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन की तादाद 2 है और ऑक्सीजन की तादाद 1 है। ये बिल्कुल कंपोजिशन के साथ साथ इसका जो है कंपोनेंट्स भी बताएगा कि कितने कंपोनेंट्स है, कितने जो है इसके जो है ये आपको इसकी तादाद भी बताएगा। जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जैसे कि CHO, यहाँ पे ये क्या बताएगा कि कार्बन की तादाद 6 है, H12 और O की 6, यानी बिल्कुल ये मिकदार भी बताएगा। और इस वजह से जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है ये बहुत लाजमी होता है। सबसे पहले तो ये दोनों का जो है इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के जरिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल में एनालिसिस करते हैं। अच्छा, तो इसकी स्कोप की तरफ आ जाते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्कोप क्या है। तो सबसे पहले आता है फूड, यानी फूड का एनालिसिस। इसके बाद वाटर है, वाटर की भी एनालिसिस करते हैं, जैसे मिनरल वाटर होते हैं। अच्छा, इसके बाद एनवायरमेंटल यानी कि जो माहौलियात में क्या क्या गैसेस असरात आ जाते हैं, इसको भी हम एनालिसिस करते हैं। इसके बाद जो है आता है और क्या, क्लिनिकल एनालिसिस, यानी जो क्लिनिकल में एनालिसिस करते हैं बहुत से जो है दूसरे चीज़ों को, इन चीज़ को क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आपको जो एनालिटिकल केमिस्ट्री और ये जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री समझ आ गया होगा। लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।